नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक वर्मा और आपका बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अभिषेक वर्मा एलआईसी में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसी 38 के कुछ क्वेश्चंस की जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसका एक सेट है, उसी सेट में लगभग 280 के आसपास क्वेश्चंस हैं। तो बारी-बारी से उन क्वेश्चंस को अलग-अलग वीडियोस में हम उनकी चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में लगभग 20 से 25 सवालों की चर्चा करेंगे हम। और ये ऐसे सवाल हैं जिनको जनरली आपको पीडीएफ फाइल दे के ये कह दिया जाता है कि आप उनको याद कर लीजिए। बात यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि उन क्वेश्चंस को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर पाऊँ आपके लिए कि आपको समझने में, उनको याद करने में आसानी हो जाए। तो मेरी यही कोशिश है। तो आइए शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है, एक सवाल दिया गया है, उसके 4 विकल्प दिए गए हैं और उसके बगल में जो सही जवाब है वो भी दिया गया है। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत शामिल निर्विवादिता खंड के तहत किनकी सुरक्षा की जाती है? जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत शामिल निर्विवादिता खंड के तहत किनकी सुरक्षा की जाती है? तो ये निर्विवादिता खंड है क्या? आप इसको अगर हिंदी में समझें, जैसे कि आप अगर हिंदी भाषा आपने का चयन किया है, यानी कि आपके जो क्वेश्चन है वो हिंदी में आने वाले हैं, तो ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। तो इनसे आपको घबराना नहीं है, बल्कि उनको समझना है। निर्विवादिता का मतलब ये हुआ कि कोई विवाद नहीं। आप इसको ऐसे समझे कि निर्विवाद यानी कि कोई विवाद नहीं, एक ऐसा खंड जिससे कोई विवाद उत्पन्न ना हो, यानी कि उसकी चर्चा की गई है, तो इसको निर्विवादिता खंड भी कहते हैं या अविवादिता खंड भी कहते हैं। तो ऐसा है कि जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत शामिल निर्विवादिता खंड के तहत किसकी सुरक्षा की जाती है? तो इसका जवाब है बीमा धारक की सुरक्षा की जाती है। अब ये निर्विवादिता खंड क्या होता है, उसका जो जवाब है ये आपको दूसरे क्वेश्चन से मिल जाएगा। दूसरा सवाल ये कहता है कि बीमा अधिनियम की धारा 45 यानी कि 45 निर्विवादिता खंड, जो कि आपसे परीक्षा में ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि बीमा अधिनियम की किस धारा में निर्विवादिता खंड का जिक्र किया गया है? तो धारा 45 में बीमा अधिनियम की धारा 45 निर्विवादिता खंड बीमा कंपनी द्वारा दावे को अस्वीकार किए जाने से पॉलिसी धारक की रक्षा करता है, बशर्ते कि पॉलिसी ने कितने वर्ष की अवधि का समय पूरा कर लिया है। इसका सही जवाब है कि पॉलिसी अगर आपकी 3 वर्ष तक चल चुकी है तो बीमा कंपनी जो है वो आपकी पॉलिसी को, यानी जो उसका दावा उत्पन्न होगा, किसी भी तरीके का दावा जो है उसको अस्वीकार नहीं कर सकती है, ये कह के कि उसमें कोई तथ्य जो है वो छुपाए गए थे। क्योंकि 3 वर्ष का समय है, इस 3 वर्ष के भीतर बीमा कंपनी अगर यदि पता कर लेती है कि आपने कोई तथ्य, जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, उनको अगर आपने छुपाया है, तो बीमा कंपनी उस पॉलिसी को कैंसिल कर सकती है। लेकिन अगर पॉलिसी 3 वर्ष तक चल चुकी है तो ये निर्विवादिता खंड कहता है कि अब कोई विवाद नहीं होगा। यानी कि अब जो भी बातें होंगी वो बीमा धारक के पक्ष में ही होंगी, क्योंकि 3 वर्ष की अवधि जो है पॉलिसी ने पूरा कर लिया है। तो इसे अब पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल ये कहता है कि बताइए निर्विवादिता खंड के तहत किसकी सुरक्षा की जाएगी? ये बीमा धारक की सुरक्षा हो गई कि अगर आपकी पॉलिसी ने 3 वर्ष का समय पूरा कर लिया तो बीमा कंपनी आपकी पॉलिसी के दावे को अस्वीकार नहीं कर सकती है। तो समझ गए आप। आइए अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि आत्महत्या खंड के अनुसार अगर पॉलिसी जारी होने के 3 वर्षों के बाद आत्महत्या के परिणाम स्वरूप बीमा धारक की मृत्यु होती है तो लाभार्थी यानी कि जो बेनिफिशियरी है उसको दावे के रूप में क्या मिलता है? तो देखिए, आत्महत्या का जो खंड है वो ये कहता है कि अगर बीमा धारक ने 1 वर्ष के भीतर आत्महत्या अगर उसने कर ली है तो बीमा राशि जो है, यानी कि पॉलिसी जब्त हो जाती है, यानी कि बीमा राशि आपको देय नहीं होती है। अब सवाल इसमें ये है कि यहाँ पे तो 3 वर्ष के बाद आत्महत्या पॉलिसी धारक अगर करता है तो उसको बीमे की पूरी राशि मिलेगी उसके नॉमिनी को। 1 वर्ष के भीतर अगर बीमा धारक आत्महत्या कर ले, जानबूझकर कर ले, आत्महत्या तो जानबूझकर ही की जाती है, अगर किस जानबूझकर या अनजाने में वो खुद अपनी हत्या कर ले तो भी बीमा कंपनी उस दावे को अस्वीकार कर देगी अगर 1 वर्ष के भीतर आत्महत्या वो व्यक्ति करता है, जाने में या अनजाने में।
लेकिन यहाँ पे 3 वर्ष के बाद अगर आत्महत्या करता है तो बीमा कंपनी को बीमा राशि, पूरी बीमा राशि जो है, पॉलिसी की पूरी बीमित राशि जो है उसके नॉमिनी को देनी होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। आइए अब चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रथम प्रीमियम रसीद का क्या महत्व है। प्रथम प्रीमियम रसीद यानी कि फर्स्ट प्रीमियम रसीद इसको बोलते हैं, फर्स्ट प्रीमियम रिसीट। इसको FPR भी बोलते हैं, FPR। FPR का महत्व क्या है? FPR मिलता कब है? FPR मिलता है जब आप पॉलिसी का जो पैसा है, पहली बार जब काउंटर पे पैसा देते हैं, चेक देते हैं, जैसे भी देते हैं, उस समय जो आपको रसीद मिलता है, पहली बार मिलता है, इसलिए उसको प्रथम प्रीमियम रसीद कहते हैं। ये क्या, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि यह इस बात का प्रमाण है कि पॉलिसी अनुबंध जो है वो शुरू हो गया है, यानी कि पॉलिसी आपकी शुरू हो गई, आपका रिस्क कवर शुरू हो गया है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अनुबंध शुरू हो गया, इसका क्या मतलब हुआ? अनुबंध का मतलब ये हुआ कि बीमा पॉलिसी क्या है? एक अनुबंध है। किसके बीच में? बीमा धारक के बीच में और बीमित व्यक्ति के बीच में एक अनुबंध है, और ये अनुबंध शुरू हो गया, आपको ये रसीद मिल गया। ये इस बात का प्रमाण है कि आपके और बीमा कंपनी के बीच में जो अनुबंध है वो शुरू हो गया है। भाई पहले क्वेश्चन में 2-3 टर्म था जिसको हम समझ लेते हैं। बीमा कर्ता क्या होता है? ये कंफ्यूजन बीमा धारक और बीमा कर्ता, बीमा अभिकर्ता में कंफ्यूजन ना हो, आइए इसकी मैं चर्चा कर लूं। बीमा कर्ता का मतलब ये हुआ कि इंश्योरर, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, ये हुआ बीमा करता। बीमा करने वाला व्यक्ति नहीं, यानी कि अभिकर्ता आपका बीमा करता नहीं, इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी बीमा करता है। बीमा धारक कौन है? पॉलिसी होल्डर, यानी कि जो पॉलिसी जिस व्यक्ति ने ली है वो है आपका बीमा धारक। और बीमा अभिकर्ता, इनको हम एजेंट कहते हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर कहते हैं। तो ये बीमा अभिकर्ता हुए। तो इस तरीके से आपको समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। पांचवा क्वेश्चन है कि उस दस्तावेज की पहचान कीजिए जो बीमा करता यानी कि बीमा कंपनी और बीमा धारक यानी कि पॉलिसी होल्डर के बीच एक अनुबंध, जो उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसका प्रमाण बनता है। प्रथम प्रीमियम रसीद जो है ना, पहले क्वेश्चन में, ये इस बात का प्रमाण है कि पॉलिसी अनुबंध आपका शुरू हो गया है, लेकिन ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि ये आपके और बीमा कंपनी के बीच का जो अनुबंध है उसका प्रमाण है। इसका क्या प्रमाण होता है? पॉलिसी दस्तावेज, जिसको पॉलिसी बॉन्ड कहते हैं। ये पॉलिसी दस्तावेज यानी कि पॉलिसी बॉन्ड जो है, ये अनुबंध का प्रमाण होता है। और अनुबंध शुरू हो गया, इसका प्रमाण होता है प्रथम प्रीमियम रसीद, जो आपको मिल गया, आपका अनुबंध शुरू हो गया। लेकिन अनुबंध शुरू तो हो गया, लेकिन अनुबंध का प्रमाण क्या है? पॉलिसी दस्तावेज जो आपको 1 सप्ताह 10 दिन पहले जब भी आपको मिले, ये इस बात का प्रमाण है कि आपका बीमा कंपनी के साथ अनुबंध है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन ये कहता है कि अगर एक निश्चित पॉलिसी दस्तावेज का वर्णन करने के लिए जटिल भाषा का प्रयोग किया जाता है और इससे एक अस्पष्टता उत्पन्न होती है, तो आमतौर पर इसे कैसे समझा जाएगा? पॉलिसी दस्तावेज में अगर जटिल भाषा का प्रयोग किया गया है और इससे एक अस्पष्टता उत्पन्न होती है, तो इसे किसके पक्ष में समझा जाएगा? बीमा धारक के पक्ष में, यानी कि पॉलिसी होल्डर के पक्ष में इसको समझा जाएगा। आइए मैं आपको इसको दिखाने की कोशिश करूं कि पॉलिसी दस्तावेज में ये क्या होता है जिससे अस्पष्टता उत्पन्न होती है। देखिए इसमें छोटी छोटी बातें लिखी होती हैं जिसको हम मानक प्रावधान कहते हैं। ये मानक प्रावधान होता है, ये पॉलिसी बॉन्ड का हिस्सा होता है। इसमें बहुत सारी बातें जो हैं, शर्तें, सुविधाएं, नियम कानून जो भी है, इसमें जिक्र किया गया होता है। तो यहाँ पे अगर कोई अस्पष्टता उत्पन्न होती है तो इसे पॉलिसी धारक धारक के पक्ष में माना जाएगा, समझा जाएगा। तो आइए अपने क्वेश्चन की तरफ वापस बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है कि आयु की असत्य कथन के संदर्भ में वैध विकल्प का चयन कीजिए। आयु यानी कि एज प्रूफ से रिलेटेड अगर कोई बात है और असत्य कथन के संबंध में वैध विकल्प का चयन करिए, यानी कि जो दोनों बातें दी गई हैं, ये असत्य कथन आपको देखना है और आपको सही विकल्प का चयन करना है। जो भी असत्य कथन आपको मिल जाए वो आपका सही विकल्प होगा। तो पहला जो ऑप्शन है, आयु कम करके बताने के परिणाम स्वरूप मूल पॉलिसी को
कम राशि के लिए फिर से जारी किया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये गलत बात है कि आपने आयु कम करके पॉलिसी करा ली तो बाद में उसको मूल पॉलिसी को कम राशि के लिए फिर से उसको जारी किया जाएगा, ऐसा नहीं होता, ये गलत बात है। दूसरा, आयु बढ़ाकर बताने के परिणाम स्वरूप अगर आपने आयु बढ़ाकर पॉलिसी करा ली है, सामान्यतः भुगतानित प्रीमियम को वापस कर दिया जाएगा। नहीं, ये भी गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। आपकी दोनों पॉलिसियां जो है कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि आपने तथ्य छुपाए हैं और बीमा कंपनी तथ्य छुपाते हैं अगर आप, तो पॉलिसी को नल एंड वॉइड यानी कि उसको कैंसिल कर सकती है। तो ये दोनों बातें असत्य हैं और आपको असत्य कथन ही चुनना था। तो आपका जवाब होगा 1 और 2 दोनों सही जवाब है, लेकिन यानी कि बातें गलत है लेकिन आपका ऑप्शन सही है। मेरा ख्याल आप समझ रहे होंगे। अब आइए 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक मानक पॉलिसी दस्तावेज का हिस्सा नहीं है? एक पॉलिसी दस्तावेज होता है, एक बॉन्ड होता है ना, उसमें जो पार्ट्स होते हैं, एक पॉलिसी अनुसूची होता है, एक मानक प्रावधान होता है, पॉलिसी का विशेष प्रावधान होता है। तो ये पॉलिसी दस्तावेज का हिस्सा होता है। आगे के वीडियो में या इसी वीडियो में अगर समय मिल गया तो मैं उसकी चर्चा करूंगा। तो पॉलिसी दस्तावेज, पॉलिसी बॉन्ड, एक कल्पना करिए आपके सामने एक पॉलिसी बॉन्ड है। पॉलिसी बॉन्ड का जो सामने वाला जो हिस्सा होता है, जिसमें पॉलिसी नंबर होता है, कब से जारी की गई, व्यक्ति का नाम होता है, नॉमिनी का नाम होता है, उस व्यक्ति का एड्रेस होता है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, पॉलिसी कब मैच्योर होगी, ये सारी जो जानकारियां होती हैं पॉलिसी बॉन्ड के पहले पेज पे होती हैं, तो उसको हम पॉलिसी अनुसूची कहते हैं। जो अभी मैंने आपको दिखाया कि जिसमें टर्म कंडीशंस छोटा छोटा लिखा गया है, उसको हम मानक प्रावधान कहते हैं। प्रावधान का मतलब ही होता है प्रोविजंस, स्टैंडर्ड प्रोविजन उसको बोलते हैं, यानी कि सब कुछ प्रोविजन उसमें किया गया है, शर्तें, टर्म कंडीशंस उसमें बताई गई हैं। तो ये पॉलिसी बॉन्ड का हिस्सा होता है। पॉलिसी का विशेष प्रावधान भी होता है, तो विशेष प्रावधान में कुछ विशेष बातें उल्लेखित होती हैं। पॉलिसी का जो जब्ती प्रावधान है, ये पॉलिसी दस्तावेज का, मानक पॉलिसी दस्तावेज का हिस्सा नहीं होता है। तो आपका सही जवाब होगा ये 4। आप आगे बढ़ते हैं। बीमाकर्ता यानी कि बीमा कंपनी और बीमा धारक के बीच के अनुबंध का प्रमाण दीजिए। तो अभी हमने चर्चा की पॉलिसी दस्तावेज प्रमाण होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पॉलिसी के मानक प्रावधान का एक उदाहरण दीजिए। मानक प्रावधान का एक उदाहरण दीजिए। देखिए, मानक प्रावधान में मैंने बात की, उसमें टर्म कंडीशन लिखा होता है। अनुबंध लिखने के समय गर्भवती महिला के लिए गर्भावस्था के कारण मृत्यु को प्रतिबंधित करने वाला एक जो खंड है, ये पॉलिसी दस्तावेज का हिस्सा होता है, लेकिन पॉलिसी के विशेष प्रावधान में इसका जिक्र किया जाता है। मानक प्रावधान में इसका जिक्र नहीं होता है। आत्महत्या का खंड जो होता है, मानक प्रावधान का हिस्सा है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। कुछ बीमारियों को प्रतिबंधित करने वाला खंड, ये मानक प्रावधान का हिस्सा नहीं होता है। पॉलिसी धारक को कुछ विशेषाधिकार देने वाला एक खंड जो होता है, ये भी मानक प्रावधान का हिस्सा नहीं होता है। तो सही जवाब है 2। आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं कि पॉलिसी के मानक प्रावधान का एक उदाहरण इसमें से आत्महत्या का खंड होता है, वो कहाँ होता है। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, आपको अगर मैं दिखा पाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 6 नंबर पे यहाँ पे लिखा गया है आत्महत्या। जोखिम आरंभ होने की तिथि को या उसके बाद, किंतु जोखिम प्रारंभ होने की तिथि से 1 वर्ष की समाप्ति से पूर्व बीमाधारी आत्महत्या जानबूझकर अथवा बिना जानबूझकर करता है तो पॉलिसी निष्प्रभावी हो जाएगी और निगम इस पॉलिसी के आधार पर किसी भी तरह का दावा स्वीकार नहीं करेगा। तो आपने देखा कि मानक प्रावधान में आत्महत्या का खंड जो है वो बताया गया है। आत्महत्या का खंड इसका सही जवाब होगा। मानक प्रावधान का एक उदाहरण आत्महत्या का खंड है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। पॉलिसी के विशेष प्रावधान का एक उदाहरण दीजिए। विशिष्ट प्रावधान या विशेष प्रावधान का उदाहरण दीजिए। मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन बताया कि अनुबंध लिखने के समय गर्भवती महिला के लिए गर्भावस्था के कारण मृत्यु को प्रतिबंधित करने वाला एक खंड जो है वो पॉलिसी के विशेष प्रावधान का हिस्सा है। इसमें क्या है कि अनुबंध लिखने के समय गर्भवती महिला के लिए गर्भावस्था के कारण मृत्यु को प्रतिबंधित करने वाला एक खंड जो है ये पॉलिसी के विशेष प्रावधान में शामिल किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गर्भवती महिला की पॉलिसी होती है तो इसमें इस बात का जिक्र कर दिया जाएगा पॉलिसी दस्तावेज के विशेष प्रावधान में कि अगर इस परिस्थिति में, इस अवधि के भीतर इनकी मृत्यु इस कारण हो जाती है तो
उनके मृत्यु का जोखिम बीमा कंपनी स्वीकार नहीं करेगी। इस बात को तो कहीं लिखना पड़ेगा, तो कहाँ लिखा जाएगा? पॉलिसी दस्तावेज के विशेष प्रावधान में इसको लिखा जाता है। तो इसका एक उदाहरण ये हो गया। इसका सही जवाब 4। मेरा ख्याल है कि आप इसको समझ रहे हो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ये कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक मानक बीमा पॉलिसी दस्तावेज का पहला भाग बनता है? पॉलिसी अनुसूची मैंने ऊपर चर्चा की, आइए मैं आपको दिखा भी देता हूं कि पॉलिसी दस्तावेज का पहला भाग क्या होता है। जैसे देखिए, ये है पॉलिसी बॉन्ड। पहले का पॉलिसी बॉन्ड ऐसा ही आता था, अब उसमें काफी बदलाव आ गया है। पहला भाग जो होता है ना, इसको हम अनुसूची कहते हैं। देखिए, अनुसूची इसको कहते हैं। आपको याद करने के लिए एक मैं ट्रिक बताता हूँ। अनुसूची इसलिए कहते हैं ना पॉलिसी के पहले भाग को, मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ क्योंकि इसमें सारी सूची होती है। क्या क्या सूची होती है? पॉलिसी नंबर होता है, कौन सा प्लान है, कितने की पॉलिसी है, सम एश्योर्ड कितना है, बीमा धन कितने का है, वो प्रीमियम कितना दे रहे हैं, प्रीमियम का जो मोड है वो ईयरली दे रहे हैं, हाफ ईयरली दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, इस बात का जिक्र होता है। पॉलिसी की जारी होने की तिथि, जिसको हम प्रारंभ की तिथि या डेट ऑफ कमेंसमेंट कहते हैं, इसका भी जिक्र होता है। उस व्यक्ति की जो उम्र थी वो कितनी थी, डेट ऑफ बर्थ उनका क्या है, अंतिम भुगतान की तिथि क्या है, पूर्णावधि तिथि क्या है, डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या है, ये सारी बातें जो है इसमें लिखी होती हैं। नॉमिनी अंडर सेक्शन 39 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938, यानी कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 के तहत नॉमिनी का जो प्रावधान है धारा 39 में किया गया है, उसके तहत नॉमिनी कौन है, नॉमिनी के साथ रिलेशन क्या है, उस व्यक्ति प्रस्तावक और बीमित व्यक्ति का नाम और पता, बीमित व्यक्ति का नाम और उनका पता यहाँ पे लिखा होता है। सारी सूचियां इसमें होती हैं। तो आप इसको इस तरीके से समझ लें। इसको पहले भाग को हम अनुसूची कहते हैं। तो आइए हम ऊपर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि मानक पॉलिसी दस्तावेज का पहला भाग क्या बनता है? पॉलिसी अनुसूची। मानक प्रावधान वो बीच वाला जो हिस्सा होता है जिसमें टर्म कंडीशन लिखा होता है। पॉलिसी का विशेष प्रावधान एक अलग से प्रावधान होता है जिसकी चर्चा हमने ऊपर की। दावा प्रक्रिया तो पॉलिसी दस्तावेज का हिस्सा होता ही नहीं। तो पहला जवाब इसका अनुसूची। अब आइए देखते हैं कि सही कथन का चयन कीजिए। पॉलिसी दस्तावेज जो मैंने अभी आपको दिखाया उसके बारे में क्वेश्चन है कि पॉलिसी दस्तावेज पर एक सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, लेकिन भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अनुसार इस पर अनिवार्य रूप से मुद्रांक यानी कि स्टाम्प लगे होने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि अधिकारी का हस्ताक्षर भी होना चाहिए, मोहर भी होना चाहिए और स्टाम्प भी लगा होना चाहिए। दोनों चीजें चाहिए। तो इसका जवाब देख लीजिए क्या होगा। पॉलिसी दस्तावेज पर एक सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अनुसार इस पर मुद्रांक भी लगे होने चाहिए, यानी कि दोनों चीजें होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्या होगा अगर बीमित व्यक्ति मूल पॉलिसी बीमा पॉलिसी दस्तावेज यानी कि अपनी पॉलिसी बीमा का पॉलिसी का जो दस्तावेज है, जो बॉन्ड है, उसको खो देता है? तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा साहब। बीमा कंपनी अनुबंध में कोई भी परिवर्तन किए बिना, कोई भी बदलाव किए बिना एक प्रतिलिपि पॉलिसी यानी कि एक डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड जारी करेगी। कोई टर्म कंडीशन में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा बीमा कंपनी द्वारा प्रथम प्रीमियम के बाद अनुवर्ती प्रीमियमों के प्राप्त होने पर जारी किया जाएगा? ये जो दस्तावेज दिए गए हैं, बीमा कंपनी द्वारा प्रथम प्रीमियम रसीद आपको मिल गया, उसके बाद जो आप प्रीमियम जमा करेंगे यानी कि अनुवर्ती प्रीमियमों के लिए, अनुवर्ती का मतलब उसके बाद जो प्रीमियम जमा करेंगे उनके लिए कौन सी रसीद आपको मिलेगी? तो उसको हम नवीकरण प्रीमियम रसीद बोलते हैं, यानी कि रिन्यूअल रिन्यूअल प्रीमियम रिसीट। ओके, तो इसको हम नवीकरण प्रीमियम रसीद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि पॉलिसी को एक आश्वस्त समर्पण मूल्य यानी कि जीएसपी का मतलब हुआ गारंटेड सरेंडर वैल्यू प्राप्त करने के लिए पॉलिसी मतलब कब काबिल हो जाएगी कि आप उसको सरेंडर कर सकते हैं? सवाल का मतलब ये है कि पॉलिसी को एक आश्वस्त समर्पण मूल्य जीएसपी प्राप्त करने के लिए विनियमों के अनुसार कब तक प्रीमियमों का भुगतान किया जाना आवश्यक है? 3 वर्ष तक आपको अपनी पॉलिसी का प्रीमियम जमा करना होगा, तभी उस पॉलिसी में एक गारंटेड सरेंडर वैल्यू जो है वो
मिल पाएगा आपको। सरेंडर वैल्यू क्या होता है उसकी चर्चा आगे की वीडियो में करेंगे। टोटल 280 क्वेश्चंस हैं। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपको अच्छा लगेगा कि जो चीज़ आपने याद किया है या याद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको याद करने में, उसको समझने में बहुत सहूलियत होगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि एक बीमा पॉलिसी के लिए नामांकन की अनुमति बीमा अधिनियम 1938 की किस धारा के तहत दी जाती है। अभी आप याद करेंगे, मैंने आपको दिखा भी दिया कि धारा 39 के तहत पॉलिसी में नॉमिनी बनाने का प्रावधान होता है। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, परीक्षा में कहीं 38 ना हो जाए, तो आप याद रखें एक छोटा सा ट्रिक, नामांकन, नॉमिनी, नॉमिनेशन और 39 में भी 9 आ रहा है, तो आप इसे याद रखें कि 9, 39, 9, नॉमिनी, इस तरीके से आप याद रखें। याद हो जाए 39 तो बहुत अच्छी बात है। आइए अब देखते हैं यहाँ पे, उन परिस्थितियों की पहचान कीजिए जिनके तहत पॉलिसी धारक को एक नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति करने की आवश्यकता होगी। उन परिस्थितियों की पहचान कीजिए जिनके तहत पॉलिसी धारक को एक नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति करने की आवश्यकता होगी। पहले सवाल को समझ लीजिए, जब आप पॉलिसी लेते हैं, कोई व्यक्ति जो पॉलिसी लेता है तो उसको फॉर्म भरना पड़ता है जिसको प्रस्ताव पत्र कहते हैं। तो प्रस्ताव पत्र में एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको अपने नॉमिनी का नाम लिखना होता है। नॉमिनी का नाम लिखने के बगल में ही वहां पे एक और कॉलम होता है, वो कहता है कि अगर आप जिस व्यक्ति को नॉमिनी बना रहे हैं वो अगर 18 वर्ष से कम है तो आपको एक ऐसे व्यक्ति का नाम, एक और ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ेगा। तो अब सवाल ये आता है कि नियुक्त क्यों करना पड़ेगा, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो पहले तो ये जान लें कि उन परिस्थितियों की पहचान कीजिए कि जिसके तहत पॉलिसी धारक को एक नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति करने की आवश्यकता होती है। जब हमारा नॉमिनी नाबालिग होता है तो हमें एक व्यक्ति को नियुक्त करना होता है। आइए जान लेते हैं क्यों। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जिनकी उम्र 35 वर्ष है, वो अपने 5 वर्ष के बेटे को नॉमिनी बनाना चाह रहे हैं। ठीक है साहब, बना सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन बीमा कंपनी कहती है कि एक आप व्यक्ति को नियुक्त करिए। आप पूछेंगे क्यों? इसलिए कि जैसे मान लीजिए कि 5 साल का बेटा है, उसका आधार कार्ड, माफ कीजिएगा, जैसे उसका बैंक में तो खाता है नहीं, किसी कारणवश दुर्घटनावश 2 वर्ष के बाद आप नहीं रहते हैं, तो बीमा कंपनी इस 7 साल के बच्चे को पैसा देगी क्या? कैसे देगी? इसीलिए बीमा कंपनी कहती है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर दीजिए। कोई अब ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकते, उनके दादा दादी हो सकते हैं, यानी कि इस बच्चे के दादा दादी हो सकते हैं, उनको आप नियुक्त कर दीजिए, अपॉइंट कर दीजिए कि हाँ, मेरे नहीं रहने के बाद जब तक ये बच्चा मेरा बालिग नहीं होता है, इस पैसे के मालिक ये लोग रहेंगे। इसलिए बीमा कंपनी कहती है कि एक व्यक्ति को नियुक्त करिए आप। किस केस में? जब आप जिस व्यक्ति को नॉमिनी बना रहे हैं, जब आपका नामिती यानी कि नॉमिनी नाबालिग होता है, तो बीमा कंपनी कहती है कि एक व्यक्ति को आप नियुक्त करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं, वीडियो लंबा होता जा रहा है। अनुग्रह अवधि के उद्देश्य का वर्णन करिए। अनुग्रह अवधि का मतलब ये होता है ग्रेस पीरियड। ये ग्रेस पीरियड क्या होता है साहब? इसको रियायती अवधि भी कहते हैं। रियायती अवधि यानी कि आपको रियायत मिल रही है, ग्रेस मिल रहा है। इस अवधि का मतलब ये होता है कि बीमा कंपनी आपको 1 महीना या 31 डेज का एक्स्ट्रा समय देती है, आप अपने प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। जो भी आप जिस महीने में जिस तारीख को प्रीमियम भुगतान करते हैं, उससे आपको आगे का समय मिल जाता है। कितने दिन का? 1 महीना या 31 दिन का आपको ये रियायत मिल जाती है कि उस अवधि में आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भुगतान कर लीजिए। तो इसका उद्देश्य यही होता है, यह पॉलिसी धारक को अपने प्रीमियम का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त समय देता है। क्लियर है साहब? आगे बढ़ते हैं। नामांकन के संबंध में निम्नलिखित में सभी कथन सही हैं सिवाय इसके। नामांकन के संबंध में, जब पॉलिसी में आप नॉमिनी बनाते हैं या नॉमिनी से रिलेटेड जो भी है, उससे संबंध में ये 4 बातें बताई गई हैं आपको। आपको बताना है कि कौन सा है, बाकी 3 सही है, 1 सही नहीं है सिवाय इसके। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि पॉलिसी का नामांकन रद्द नहीं किया जाता है अगर पॉलिसी एक ऋण के बदले में बीमा कंपनी को समुपदेशित की गई है। जब आप पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी पे आप ऋण भी ले सकते हैं 3 साल के बाद। जब आपकी पॉलिसी जीएसबी प्राप्त कर लेती है, गारंटेड सरेंडर वैल्यू उसमें कुछ आ जाता है, तो आप अपनी पॉलिसी के ऊपर लोन ले सकते हैं। जब आप अपनी पॉलिसी पे लोन लेते हैं तो आपने जो अपना नॉमिनी बनाया होता है उसको रद्द नहीं किया जाता है, ज्यों का त्यों रहता है। तो ये बात सही है।
नॉमिनी जो है नामांकन पॉलिसी लेने के समय अथवा बाद में भी बनाया जा सकता है, ये भी सही बात है। तीसरा ऑप्शन है कि पॉलिसी में पृष्ठांकन करके नामांकन को बदला जा सकता है, बिल्कुल ये भी सही बात है। जैसे आपने देखा कि जैसे मैंने पॉलिसी बॉन्ड में दिखाया कि जिन व्यक्ति की पॉलिसी थी उन्होंने अपने फादर को नॉमिनी बनाया हुआ है। अगर वो चाहते कि नहीं कल अपनी पत्नी को नॉमिनी बनाए तो पृष्ठांकन करके, यानी कि पॉलिसी में दस्तावेज में एक जो पीछे का हिस्सा होता है वहां पे पृष्ठांकन करके पृष्ठ भाग पे अंकन करके नॉमिनी को चेंज किया जा सकता है, ये भी एक प्रावधान है, तो ये भी बात सही है। नामिती का संपूर्ण दावे पर पूरा अधिकार होता है। नॉमिनी का पूरे दावे पे, यानी कि पॉलिसी में जो भी दावा उत्पन्न होता है सारे दावे पर नॉमिनी का अधिकार नहीं होता है। पॉलिसी धारक जो नॉमिनी बनाता है उसके डेथ होने पे ही नॉमिनी का अधिकार होता है कि उस पैसा उनको मिलेगा। लेकिन अगर कोई पॉलिसी धारक पॉलिसी को सरेंडर कर दे, उस पे पॉलिसी पे लोन लेना चाहे, तो इन पैसों पर, इस क्लेम पर नॉमिनी का कोई अधिकार नहीं होता है, तो ये बात सही नहीं है। तो इसको छोड़ के बाकी 3 बातें सही हैं। जवाब सही होगा 4 नंबर। आइए 21 नंबर देखते हैं। किसी पॉलिसी को कब कालातीत समझा जाता है? अब ये कालातीत क्या है साहब? लैप्स। पॉलिसी को लैप्स कब समझा जाता है? पॉलिसी आपकी लैप्स कब हो जाती है? लैप्स आपकी तब हो जाती है जब बीमा कंपनी ने आपको जो अनुग्रह अवधि, रियायती अवधि या ग्रेस पीरियड दिया है ना साहब, 1 महीने का या 31 दिन का, इसमें अगर आप अपनी पॉलिसी का भुगतान, प्रीमियम का भुगतान नहीं करेंगे तो पॉलिसी आपकी लैप्स हो जाएगी। अगर अनुग्रह अवधि की समाप्ति के बाद भी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया है, अनुग्रह अवधि आपका समाप्त हो गया और आपने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया, तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी स्थिति बताइए जिसके लिए पुनर्जीवन पर बीमा योग्यता के प्रमाण की जरूरत होगी। एक ऐसी स्थिति बताइए जिसके लिए पुनर्जीवन पर, यानी पुनर्जीवन का मतलब रिवाइवल, जब आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो आपको पॉलिसी को फिर से चालू करानी पड़ती है, उसके लिए बीमा योग्यता के प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि पॉलिसी 1 वर्ष से अधिक समय तक अगर लैप्स है, आपने भुगतान नहीं किया है 1 वर्ष से अधिक समय तक, तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी और फिर से जब आप उसको चालू करवाने, रिवाइवल, पुनर्जीवित करवाने जाइएगा तो बीमा योग्यता का प्रमाण देना होगा। यानी कि बीमा के योग्य आप हैं कि नहीं, आपका मेडिकल चेकअप किया जाएगा, यानी कि जो भी प्रक्रिया होगी वो होने के बाद ही फिर से आपकी पॉलिसी को चालू किया जाएगा, फिर से आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भुगतान कर पाएंगे। तो यही है। पॉलिसी ऋण के पक्ष में एक मान्य तर्क दीजिए। पॉलिसी पे आप जो ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, इसके पक्ष में एक तर्क दीजिए, मान्य तर्क दीजिए। देखिए साहब, इसका जवाब यह है कि पॉलिसी पे हम लोन कब मिलता है। ऐसा नहीं कि हमारी पॉलिसी कुछ है और लोन हमको कुछ और मिल गया। हम जीएसपी आपने चर्चा की ना, आपको अभी समझ में नहीं आएगा शायद। गारंटेड सरेंडर वैल्यू, यानी कि आप अपनी पॉलिसी को आज तोड़ेंगे तो जो पैसा मिलेगा उसका 90% तक आपको लोन मिल गया। अब उसी 90% के लोन को आपको चुकाना होता है। अब आप नहीं चुकाएंगे तो जो आप ही के पैसे में से आपको लोन दिया गया है, आप समझ रहे मेरी बात को, अगर आप उसको चुका देंगे तो आपकी पॉलिसी आगे चालू रहेगी, अगर नहीं चुकाएंगे तो आपकी पॉलिसी जो है बाद में वो बंद हो जाएगी, क्योंकि आप ही का पैसा दिया गया था, उस पर इंटरेस्ट बढ़ता गया और आपके पैसे के बराबर पैसा हो गया बीमा कंपनी का, तो बीमा कंपनी आपके पॉलिसी को बंद कर देगी। तो इसका जवाब ये होगा कि ऋण चुकाने का कोई कानूनी दायित्व नहीं है कि आपको चुकाना ही है। ये बैंक के लोन जैसा नहीं है कि बैंक का लोन नहीं चुकाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप ही के पैसे से बीमा कंपनी ने आपको पैसा दिया, आप उसके पैसे को चुका देते हैं तो आपकी पॉलिसी आगे चालू रहेगी, आपका रिस्क कवर भी रहेगा, या जो भी बेनिफिट है वो मिलता रहेगा। लेकिन आपने पैसा नहीं चुकाया तो क्या होगा? तो ये होगा कि आपकी पॉलिसी बंद हो जाएगी, यानी कि पॉलिसी आपकी जब्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अनुग्रह अवधि के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए, सबसे उचित विकल्प बताइए। अनुग्रह अवधि जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, ग्रेस पीरियड, रियायती अवधि, यानी कि पॉलिसी का प्रीमियम भुगतान करने के लिए जो अतिरिक्त समय मिलता है उसको हम अनुग्रह अवधि, ग्रेस पीरियड कहते हैं। ये कितने दिन का होता है? अनुग्रह अवधि की मानक अवधि 1 महीना या 31 दिन होती है। ये 25 नंबर क्वेश्चन है। बीमा कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन से बदलाव की अनुमति दी जाएगी? पॉलिसी को 2 या अधिक पॉलिसियों में विभाजित करना, पॉलिसी भुगतान अवधि को विस्तार करना, पॉलिसी को लाभ सहित पॉलिसी से लाभ रहित पॉलिसी में बदलना, बीमा राशि में वृद्धि करना। देखिए बात ऐसी है कि इस सवाल में कंफ्यूजन है, इसके आंसर में भी कंफ्यूजन है। बीमा राशि में वृद्धि कैसे कर सकते हैं? जैसे आज आपने मान लीजिए कि 5 लाख की जीवन लाभ पॉलिसी ली है, अब चाहते हैं कि नहीं इसको 7.5 लाख कर दीजिए, 8 लाख कर दीजिए, तो नहीं होगा ना। 2 या अधिक पॉलिसियों में विभाजित करना, 5 लाख की पॉलिसी है, कोई और प्लान, आप कहते हैं कि इसको 2 लाख का जीवन लक्ष्य कर दीजिए, 3 लाख का जीवन लाभ कर दीजिए, साहब ऐसा थोड़े ना होता है।
पॉलिसी भुगतान अवधि का विस्तार करना, हाँ, ये संभव है, ऐसा किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई आपने पॉलिसी ली है 16 साल के लिए, आप चाहते हैं कि नहीं, इसको 21 साल का कर दिया जाए, तो इसकी संभावना है, ये ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस सवाल को आप रहने दें। अगर आगे इसका कोई सही जवाब मुझे मिलता है या इस प्रश्न को ठीक से मैं समझा पाने की स्थिति में रहूँगा, तो आगे मैं कोशिश करूँगा। तो ये मैंने आपको पॉलिसी बॉन्ड दिखाया कि ऐसा होता है, ये इसको अनुसूची कहते हैं। ये रहा आपका मानक प्रावधान जिसमें सारा प्रावधान किया गया है, इसको भी मैंने दिखाया आपको। अब ये रहा पृष्ठांकन जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। यहाँ पे देखें कि पृष्ठांकन हेतु स्थान है, स्पेस फॉर एंडोर्समेंट्स, यानी कि जो भी पॉलिसी में से संबंधित जो अ, बदलाव होता है उस बदलाव को यहाँ पे लिखा जाता है। चूंकि स्पेस रहेगा तो ही तो उस चीज को लिखा जाएगा कि ये पॉलिसी में किसी के नाम से समन्वयित की गई है, नॉमिनी बदला गया है, जो भी किया गया है उसका जिक्र यहाँ पे किया जाएगा, इसलिए स्पेस दिया गया है, स्पेस फॉर पृष्ठांकन। पृष्ठांकन मतलब पृष्ठ भाग पे, पिछले भाग पे अंकित कर देना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में मेहनत बहुत लगती है साहब। और मेरी कोशिश है कि मैं जो कुछ बताऊं आपको ठीक से समझ में आ जाए और आपका काम जो है वो आसान हो जाए, बस इतनी सी कोशिश है। जाते जाते कुछ लाइनें जो है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से, लेकिन मिले जो कामयाबी सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं। मेरी खूबी पे रहते हैं यहाँ अहले ज़बां खामोश, मेरे ऐबों पर चर्चा हो तो गूंगे बोल पड़ते हैं। नमस्कार।